वेलकम फ्रेंड्स, मैं अपने रिबेक नॉलेज चैनल पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी डेफिनेशंस एंड टाइप। अब टेक्सोनोमिक का मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे, डाइवर्सिटी का मतलब होता है ये भी देखेंगे, और उसका डेफिनेशंस क्या है और टाइप क्या है ये हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है। तो टेक्सोनोमी का मतलब होता है वर्गीकरण, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है उसकी विविधता। तो वर्गीकरण की विविधता का जो परिभाषा है, डेफिनेशंस है, और उनके टाइप क्या क्या हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कि सिनॉप्सिस क्या है। तो सिनॉप्सिस इसका इंट्रोडक्शन है, और सेकंड नंबर डेफिनेशन, थर्ड नंबर हिस्ट्री, फिर फोर्थ नंबर जो टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी ऑफ अल्फ़ा बीटा है उसके बारे में भी देखेंगे। टाइप ऑफ टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे कि दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद फिर कंक्लूजन के बारे में देखेंगे, और उसके बाद फिर रेफरेंस के बारे में देखेंगे। तो ये सभी चीज़ें देखने से पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में आने वाले इंट्रोडक्शन को। तो जानते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन में हम बोल रहे हैं कि जो प्राचीन यूनानी के अनुसार जो टैक्सियो का अर्थ और व्यवस्था था, तो नोमिया का अर्थ विधि होता है। तो ये बोल रहा है कि जो टैक्सियो था वो एक देश था, उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी, उसके अनुसार जो नोमिया था उसके अनुसार क्या थी। इन दोनों जो देश है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया वो देख रहे हैं। तो वर्गीकरण विज्ञान के जो जैविक समूह को परिभाषित करने के लिए जो जीवों की विशेषता होती है उनके आधार पर उनके समूहों को एक नाम दे दिया जाता है। तब तो पता चलेगा कि अगला कौन सा समूह का जाति है। यदि मान के चलिए एक विशेष समूह है, आज के दौर में यदि देख लिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का नाम अलग है, उनके फेस अलग है, तो उनके अनुसार उनको वर्गीकरण कर दिया गया है। और जातियाँ, विभिन्न प्रकार के जो जातियाँ हैं, जैसे एनिमल हो गए, मैमल हो गए, तो उनके क्या है जातियाँ, बर्ड हो गए, उनकी जातियाँ अलग अलग है। उनको एक वर्गीकरण कर दिया गया है कि फलाना चीज़ को फलाना तरीके से हम समझ सकते हैं। तो उसी का वर्गीकरण हम इंट्रोडक्शन के तहत देखते हैं कि जो स्वीडिश वनस्पति शास्त्री के जो वैज्ञानिक थे वो कैरोलस लेनियस थे। उन्होंने ही जो द्विनाम पद्धति दिया था। वही द्विनाम पद्धति का मतलब होता था कि जो दो नाम, एक तो उनका जो पर्सनली नाम था वो था, और एक वानस्पतिक नाम था जिनके तहत हम उनको आसानी तरीके से पहचान सकते थे। तो इन्होंने एक प्रणाली विकसित की है, ठीक है, जो लिनियल वर्गीकरण जीवों के जो वर्गीकरण के लिए, और द्विपद नामकरण जो जीवों के नामकरण करने के लिए था। तो उन सभी के अध्ययन करने के लिए जो आगमन के साथ जो फाइलोजेनेटिक जो क्लाडिस्टिक और व्यवस्था जो लिनियन प्रणाली पर आधारित था, तो उनको आधुनिक मानकर उनके जो वर्गीकरण के साथ एक प्रणाली पर प्रगति की है। और प्रगति करने के बाद विकासवादी जीव रहने पर उनके विलुप्त होने के कगार में उनका क्या किया गया, कार्य किया गया, और विकासवादी के संबंध में उनको और आगे तक ले जाया गया, और प्रत्येक जीवों को एक अलग अलग समूह में विभक्त कर दिया गया। उसी को हम मानते हैं कि उनका वर्गीकरण कर दिया गया है। तो अब देखते हैं उनका डेफिनेशंस में क्या है। सो फ्रेंड्स, उसका जो डेफिनेशन है सिद्धांत, और इस प्रकार एक वर्गीकरण के उत्पादन, प्रजातियों में व्यक्तियों का समूहीकरण, बड़े समूह में प्रजातियों की व्यवस्था है, और उन समूहों को नाम देने की प्रथा है। क्या? तो डेफिनेशन उसका क्या बोला कि एक बहुत बड़ा समूह है, और बहुत बड़ा समूह में व्यक्तियों की समूह है। तो व्यक्तियों के समूहों में उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, प्रजातियों की व्यवस्था क्या, समूहों की व्यवस्था क्या है। तो इन सभी की जानकारी हम किसके तहत लेते हैं, तो वर्गीकरण के तहत लेते हैं। यहाँ पर सेकंड जो परिभाषा दिया गया है कि वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए एक जीव की ही विशेषता का विश्लेषण करते हैं। यदि हम देखें तो वर्गीकरण की जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, तो एक जीव पर ही वो कार्य करेगा, ठीक है। अब इसके हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि इसका इतिहास कहाँ से शुरू हुआ। सो फ्रेंड्स, इसके इतिहास में जो बहुत सारे वैज्ञानिक कार्य किए, बहुत सारे और जो उसको संशोधन किया गया, सुधारा गया, प्रयत्न अनुसार आज भी सुधारा जा रहा है। तो सबसे पहला वर्गीकरण इतिहास के कुछ विवरण थे, उनकी सभ्यताएं थी। तो उस तिथि के अनुसार ही जीवों का वर्गीकरण के लिए वास्तव में एक वैज्ञानिक का प्रयास लगभग 18वीं सदी तक नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास जो भी खोजकर्ता के लिए जो चाहिए था उनके पास उपलब्ध नहीं था। तो मुख्य रूप से जो वर्णनात्मक थे,
एक ही कृषि और औषधियों पर दृष्टिकोण करके उन्होंने उपयोगी थे, और उनको जो भी उपयोगी कार्य के लिए प्रस्तावित किया गया तो वो उपयोगी कार्य उनको मिल पाया, उपयोगी चीज़ें मिल पाया। फिर उन्होंने पौधों पर बहुत सारा ध्यान केंद्रित किया कि एक्चुअली में वो हो सकता है क्या वर्गीकरण। फिर उन्होंने पौधे पर कार्य किया। तो पौधों पर कार्य करने के बाद जो इस वैज्ञानिक सोच में चरणों की एक नंबर रहे हैं, ठीक है। तो 1830 में जो वर्गीकरण करने के लिए वर्गीकरण लिनियस की प्रणाली सहित मनमाना मापदंड दिया गया। उसके बाद देखिए तो जो कृत्रिम सिस्टम पर यह आधारित था। बाद में टक्सा नामक वैज्ञानिक ने उनकी विशेषताओं पर वर्गीकृत किया। अब विभिन्न प्रकार के जो जेसिस नामक वैज्ञानिक थे, यहाँ पर कैंडल 1813 में कार्य किया, बेंथम हुकर ने कार्य किया। अब 1862-63 में पूर्व से जो विकासवादी सोच में चार्ल्स डार्विन की प्रजाति की उत्पत्ति थी, उन्होंने संबंधों पर कार्य किया और आसानी से वर्गीकरण के बारे में सोच के नए तरीके के लिए नेतृत्व किया। तो इसकी अवधारणा क्या थी? इस दृष्टिकोण के उन लोगों के द्वारा जो टाइपिफाइड किया गया 1883 में, वो सिस्टम एक एंगलर आगमन के तहत था, जो आणविक आनुवंशिक वंशावली और सांख्यिकी पद्धति के अनुसार उनको बार बार आगे ले जाया गया। और उनके जो डाइवर्सिटी थी, वर्गीकरण के जो भी डाइवर्सिटी थी, उनके जो भी उसको वर्गीकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक आगे उनको आणविक आनुवंशिकता के अनुसार उसको आगे बढ़ाया गया और आज तक वो कंटिन्यू चलता आ रहा है। अब देखते हैं टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी ऑफ अल्फा बीटा क्या होता है। सो फ्रेंड, जो भी अल्फा वर्गीकरण हम देखते हैं तो अल्फा वर्गीकरण मुख्य रूप से खोजने का वर्णन है और नामकरण का उल्लेख करने के लिए आज प्रयोग में किया जाता है, जो टैक्सा विशेष के रूप में, प्रजाति या विलयन के रूप में होता है। और जो वर्टाम ट्यूरल 1935 और वह दर्शन वर्गीकरण के अनुशासन के अनुसार जो संभावित भविष्य के दिशा निर्देश पर कार्य किया था, जिसने सन 1937 ईस्वी में प्रकाशित पत्र की एक श्रृंखला के रूप में शब्द अल्फा वर्गीकरण की शुरुआत की थी। सो फ्रेंड, अल्फा जो भी शब्द थी उसका शुरुआत किसने किया था? तो विलियम वर्टाम ट्यूरल ने सन 1935 ईस्वी में क्या किया था? अल्फा शब्द जो वर्गीकरण है उनका शुरुआत किया था। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो अल्फा वर्गीकरण किसने किया? तो विलियम वर्टाम ट्यूरेल 1935 में किया था। यदि हम उनकी सेल परिस्थिति और उसकी उत्पत्ति सहयोगी के साथ देखें तो घनिष्ठता के साथ वो कार्य करती है और उसकी स्वीकार करने की जो क्षमता होती है बहुत ही व्यापक दृष्टि अंक के रूप में समस्या पर विचार करने के बाद जो टैक्सोनॉमी के बीच बढ़ती हुई इच्छा थी, उसके उद्देश्य तरीकों के वांछनीय हो सकता था। उसके बाद जो ट्यूरल नामक 1935 में बताया था वैज्ञानिक ने कि संरचना और आसानी से उसको नामित अल्फा पर आधारित है, ठीक है। तो पुराने अमूल्य और वर्गीकरण को स्वीकार करते हुए सुझाव दिया उस वैज्ञानिक ने कि जगत संविधान उपरखंड मूल और प्रजातियों और अन्य वर्गीकरण समूहों के व्यवहार के लिए भले ही परोक्ष रूप से संबंधित सभी अवलोकन और प्रयोगात्मक डाटा के लिए मिला है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बीटा वर्गीकरण होता क्या है। सो फ्रेंड, जो बीटा वर्गीकरण होता है, अर्नस्ट मायर ने जो एक वैज्ञानिक थे 1968 में प्रजातियों की तुलना में उच्च रैंक के वर्गीकरण के रूप में बीटा वर्गीकरण को परिभाषित किया था, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा रैंक मिला था बीटा वर्गीकरण को, ठीक है। अल्फा वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किया गया था, वो भी बहुत हद तक चला, उसके बाद तो वो आगे नहीं बढ़ पाया। आखिर उसका खोज आज तक किया जा रहा है, उसको आगे तक ले जाया जा रहा है। फिर उसके बाद पुनः वर्गीकरण कर बीटा वर्गीकरण का गठन किया गया था। ये क्या था कि जो विभिन्नता और संबंधित स्पीसीज के समूहों के विकासवादी मूल के जैविक अर्थ की जो समझ भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अच्छे कार्य कर रहे थे। पदानुक्रम में देखें तो दूसरा वर्गीकरण गतिविधि के चरण रिश्तेदारों के समूह में प्रजातियों की जो टाक्सा कर रहे थे, उसकी छटाई कर रहे थे। तो उस सभी व्यवस्था के लिए उच्च श्रेणियों या गतिविधि और जो अवधि वर्गीकरण को दर्शाता था ये। अब हम देखते हैं उसके टाइप्स के बारे में। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी होता है। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी दो प्रकार के होते हैं जो टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी, तो एक माइक्रो टैक्सोनॉमी होते हैं और एक मैक्रो टैक्सोनॉमी होते हैं। अब हम जानते हैं कि माइक्रो टैक्सोनॉमी क्या होता है और मैक्रो टैक्सोनॉमी क्या होता है। सो फ्रेंड, जो माइक्रो टैक्सोनॉमी होती है, प्रजातियों को कैसी परिभाषित किया जाना चाहिए, उसके बारे में क्या तय किया जाना चाहिए, उसके अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? माइक्रो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं।
और जो मैक्रो टैक्सोनॉमी होते हैं, इसमें जो प्रजाति की तुलना में अधिक वर्गीकरण रैंकों में समूह का अध्ययन किया जाता है। तो देखते हैं माइक्रो टैक्सोनॉमी तो हम समझ गए कि प्रजातियों को कैसे परिभाषित करना चाहिए, उसके अंतर्गत हम पता लगा सकते हैं जो माइक्रो टैक्सोनॉमी होता है। ठीक है, मैक्रो टैक्सोनॉमी क्या होता है कि इसमें प्रजातियों की तुलना किया जाता है और उसको रैंक दिया जाता है और उसके अध्ययन करते हैं। कंक्लूजन देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है। तो अध्ययन से स्पष्ट होता है कि टैक्सोनॉमी जीवों के वर्गीकरण और जीवों के नामकरण करने के लिए बहुत ही अत्यंत सहायक है। यह कह सकते हैं कि जो भी वर्गीकरण का उद्देश्य है, वर्गीकरण किया जा रहा है, हम जान पहचान कर रहे हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। अब रेफरेंस नेट मटेरियल में मौजूद है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और भी अच्छे वीडियो जानने के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड और भी वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वीडियो में कोई भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। थैंक यू।